दोस्तों इमेजिन करो कि एक सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका घर, आपकी जमीन, आपकी पहचान, जिस पे आपको इतना गर्व है ना, उसका नाम बदल दिया गया है। वो भी आपके अपने मंत्री ने नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के द्वारा। अब भला मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में जहां एक अधिकारी को बदलने में इतना पेपर वर्क लगता है, वहां कोई देश भला किसी दूसरे देश की अधिकृत जमीन का नाम बिना ऑक्यूपाई किए ऑफिशियली कैसे बदल सकता है। लेकिन कुछ यही हाल हुआ है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ। मार्च अप्रैल 2024 की एक सुबह जब वहां के लोग उठते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि चाइना ने उनके राज्य की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। और सरकार का केवल एक ही रिएक्शन कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का अभिन्न अंग है। अच्छा है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। और उसे मनगढ़ंत नाम देने से इस वास्तविकता को कोई नहीं बदल देगा। एंड दैट्स इट। खैर, इस डिप्लोमेसी के ऊपर हम इस वीडियो में कमेंट नहीं करना चाहते, पर ये एक बहुत छोटा सा रियलिटी चेक है कि चाइना की नजरों में इंडिया क्या है। एक पुरानी कहावत है, कीप योर फ्रेंड क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। इसी कहावत को मद्देनजर रखते हुए आखिर चीन की मीडिया और वहां की आम जनता भारत के बारे में क्या सोचती है, well, आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ये जो चाइना का अरुणाचल प्रदेश की मल्टीपल जगहों का नाम बदलने वाला काम है ना, ये बस एक नॉर्मल सा स्टेप नहीं है बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, ताकि जो लोग दुनिया को चाइना के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, स्पेशली चाइना की जनता, वो जब जब अरुणाचल प्रदेश का नाम सुने तब तब उन्हें उसका ओरिजिनल नाम नहीं बल्कि चाइनीज नाम ही सुनाई पड़े। अब ऑब्वियस सी बात है कि शुरुआत के 5-6 सालों तक तो लोगों को वो नाम अडेप्ट करने में तकलीफ आएगी, लेकिन जब वो नाम आम बोलचाल का हिस्सा हो जाएगा तो वहां की जनता को खुद ये लगने लगेगा कि यार इस टेरिटोरी का नाम तो चाइनीज वोकैबुलरी से मिलता है, जिसका मतलब ये तो भारत का हिस्सा हो ही नहीं सकता। एंड हेंस सब कॉन्शियसली समय के साथ साथ सब कुछ जानते हुए भी एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि चूंकि उस जगह का टाइटल चाइनीज ओरिजिन का है, इसलिए बेशक वो टेरिटोरी हमारी ही है और भारत ने यहाँ पे उस सरजमी पर कब्जा करके रखा हुआ है और उसे अपना नाम दिया हुआ है। मार्च अप्रैल 2024 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 रेसिडेंशियल एरियाज, 12 पहाड़, 4 नदियों, एक झील और एक माउंटेन पास और जमीन के एक हिस्से का नाम अपने मैप में बदल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि जागनान बुलाता है और बार बार ऑफिशियल और अनऑफिशियल हर मौके पे यही इंसिस्ट करता है कि जांगनान साउथ तिब्बत का हिस्सा है। और चूंकि तिब्बत चाइना के अंडर आता है, इस वजह से ये एक परसेप्शन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया कि साउथ तिब्बत पे भी तो चाइना का ही अधिकार होगा। हेंस जांगनान इज चाइनीज टेरिटरी। और ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है। लास्ट ईयर जब अरुणाचल प्रदेश को यूएस ने भारत का हिस्सा माना था तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया कि जांगनान हमेशा से चाइना की जमीन का हिस्सा रहा है और ये एक बेसिक फैक्ट है जिसे नकारा नहीं जा सकता। चाइना तो ये तक स्टेटमेंट दे चुका है कि भारत के पास कोई अधिकार नहीं है अरुणाचल प्रदेश में किसी भी तरह के डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखने की। और ये सारे डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट्स है। बेसिकली चाइना हर मौके पे भारत को किसी ऐसे इररिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह पोर्ट्रे करता है जो बस जमीनों को गैर कानूनी तरीके से हथिया लेता है और फिर उसको लेके विक्टिम कार्ड प्ले करता है। चीन द्वारा फैलाए गए इन नैरेटिव्स का जवाब कॉन्फ्रेंसेस में और बाकी जगहों में तो भारत के डिप्लोमेट्स बड़े अच्छे से दे देते हैं, पर यहाँ पे आ जाता है चाइना का सेंसर्ड और रेगुलेटेड मीडिया। अब देखो, जिस तरह से भारत में आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है ना, आप लिटरली दुनिया में किसी भी कोने का कुछ भी जान सकते हो, वो हाल चाइना में नहीं है। चाइना का पूरा इंटरनेट और मीडिया कंप्लीटली सेंसर्ड है। अगर चीन की सरकार उसकी जनता को कुछ नहीं दिखाना चाहती है तो वहां की जनता उसे नहीं देख सकती है। चाइना के लोगों की बाकी देशों के बारे में क्या राय है और वो बाकी देशों को किस नजरिए से देखता है, यही जानने के लिए सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने साल 2023 में एक सर्वे करवाया। और जब हमने इसके रिजल्ट्स देखे तो हम खुद भी चौंक गए। देखो, यूएसए जो इतना खुल के चाइना का विरोध करता है ना, टैरिफ्स लगाता है और दुनिया को उसके खिलाफ भड़काता है, उसको केवल चाइना की 12.2% जनता ने फेवरेबल माना है और बाकी सबकी राय अपोजिट थी। जापान, जिसे तो सालों से चाइना के डिस्प्यूट्स चले आ रहे हैं और कई पॉलिटिकल मुद्दों पे तो इवन बिट्रेयल्स और वॉरफेयर्स भी हुए हैं, उसे भी वहां की 13% जनता दोस्त देश मानती है। मगर इसी सर्वे में जब लोगों की भारत के बारे में राय पूछी गई तो जरा गेस करके देखिए कि कितने % लोगों ने भारत को फेवरेबल या फिर एक मित्र राष्ट्र के रूप में एक्नॉलेज किया होगा। 12%, 10%? वेल, जवाब है
केवल 8%। जी हाँ दोस्तों, सर्वे में भाग लेने वाले केवल 8% चाइनीज ही ऐसे थे जो भारत को एक फेवरेबल कंट्री मानते थे। बाकी सबकी राय इससे ऑपोजिट थी। अब जरा सोच कर देखिए कि साल 1950 में भारत को अमेरिका ने यूएनएससी में परमानेंट सीट ऑफर करी थी। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रपोज किया था कि ये सीट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे देनी चाहिए। सोचिए, आती आती यूएनएससी की परमानेंट सीट को नेहरू जी ने ठुकरा के चाइना के सामने परोस के रख दिया, और आज वहां की जनता का ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि यूएसए और जापान से भी बड़ा दुश्मन वो हमें मानते हैं। इसी तरह के इंसिडेंट्स की वजह से जियोपॉलिटिक्स में भारत आज भी एक इमर्जिंग स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ना कि एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां की जनता भारत को इंफीरियर मानती है और चाइना को बहुत सुपीरियर। एक जर्नलिस्ट ने जब एक पॉपुलर चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाया, जहां जनरली वहां के लोग कई बड़े बड़े मुद्दों पे अपनी राय साझा करते थे, तो उसने भारत को लेकर चल रहे एक डिस्कशन की काफी कमाल डिटेल्स बताई। उसने एक डिस्कशन को कोट किया जिसमें यह डिस्कस किया जा रहा था कि जब रशिया यूक्रेन वॉर में भारत ने रशिया को चाइना से ज्यादा हथियार सप्लाई किए हैं, तो पूरा वेस्ट चाइना के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है। इस ट्रेड लॉजिक के हिस्से से तो उन्हें भारत को ज्यादा क्रिटिसाइज करना चाहिए था, राइट? तो इस पे वहां के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि इंडिया इज द फेवरेट ऑफ वेस्ट, क्योंकि वो बहुत कमजोर देश है। भारत इतना ताकतवर नहीं है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस को कुछ खास नुकसान पहुंचा सके, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज चाइना से डरती है क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना ज्यादा बेटर है, और चाइना का बढ़ना वेस्टर्न कंट्रीज की सदियों से चली आ रही डोमिनेंस को खत्म कर देगी। वो कहते हैं कि भारत एक अंडर डेवलप्ड देश है जो वेस्टर्न कंट्रीज का चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से वेस्ट उसे सीरियसली लेता ही नहीं है और भारत को इसका फायदा मिलता रहता है। वहां की जनता कहती है कि जिस दिन भारत भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी ना, और उसकी आर्मी भी चाइना जैसी ताकतवर हो जाएगी, उस दिन वेस्टर्न कंट्रीज भारत को भी दबाएगा। पर चूंकि चाइनीज सुपीरियर है, इसीलिए भारत कभी चाइना को सरपास कर ही नहीं पाएगा। हेंस वो दिन कभी आएगा ही नहीं। अब ये सोच कई बार इतनी घिनौनी भी हो जाती है कि सारी लाइंस क्रॉस कर जाती है। साल 2021 में जब भारत के डेली कोविड केसेस 4 लाख से ऊपर हो गए थे, तो चाइना के गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था, चाइना लाइटिंग ए फायर वर्सेस इंडिया लाइटिंग ए फायर। जहां चाइना के कॉन्टेक्स्ट में एक रॉकेट लॉन्च होता दिख रहा था, वहीं भारत के कॉन्टेक्स्ट में शमशान घाट में अर्थियों को जलाने की फोटो लगाई गई थी। अब जरा सोचिए कि वहां इस कदर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है कि खुद सरकारी बैकिंग वाले अकाउंट्स लोगों की मौत का मजाक बनाती है। साल 2012 में इंडियन जर्नलिस्ट क्रिश राघव ने एक आर्टिकल में लिखा था कि चाइना और वहां के लोगों के दिमाग में भारत को लेकर जो भी इमेज बनी हुई है ना, वो हाईली डिपेंडेंट है भारत से जुड़े हुए स्टीरियोटाइप्स और अफवाहों पे। उन्होंने रिपोर्ट किया था कि चाइना की ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए भारत एक कॉम्बिनेशन है बिग बैंग थियरी के कैरेक्टर राजेश कुथरापल्ली, कॉमेडियन रसेल पीटर्स, लोगों से खचाखच भरी ट्रेन्स जिसमें अनसिविलाइज्ड लोग साइड में भी टंगे रहते हैं, और गंगा नदी के ऊपर बह रही लाशों का। अब जिन्होंने द बिग बैंग थियरी की सीरीज नहीं देखी है, उन्हें मैं बता दूं कि राजेश सीरीज में तो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, मगर उसे लड़कियों से बात करने में परेशानी होती है। उसका एक्सेंट अजीब है, उसके फैमिली डायनेमिक्स कॉम्प्लिकेटेड है, उसके परिवार की सोच रूढ़िवादी और पुरानी है। और ये सब कम था तो इस कैरेक्टर को इस तरह प्रेजेंट भी किया जाता है कि एज सच इसके लिए अमेरिका तो पता नहीं कौन सी दूसरी दुनिया की जगह है। रसेल पीटर्स एक कैनेडियन कॉमेडियन है जो कई बार इंडियन एक्सेंट और डायनेमिक्स पे जोक करते रहते हैं, और ओवरऑल इन ढेर सारे स्टीरियोटाइप्स की वजह से चाइना के मैक्सिमम लोग भारतीयों को डिस्गस्टिंग मानते हैं, हमारे देश को गंदा और प्रदूषित समझते हैं, और उनके दिमाग में भारत ठीक वैसा ही है जैसा स्लम डॉग मिलियनेयर में दिखाया गया था। निहायती गंदा, बदसूरत, करप्ट और झोपड़पट्टियों से भरा हुआ देश, जहां केवल गरीब रहते हैं और हर जगह बस गंदगी ही होती है। मगर देशभक्ति में बहने से पहले मैं आपसे और हमारे भारत की अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहता हूं कि ऐसे सोच के पीछे क्या सच में उनकी गलती ठहराई जा सकती है? क्योंकि इस चैनल पर हम भावनाओं के साथ साथ फैक्ट्स पे भी सवाल उठाते हैं। ये है उन फिल्म्स की लिस्ट जो हर साल ऑस्कर की बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए भेजे जाते हैं, और जरा इनमें से मेजॉरिटी फिल्म्स को एनालाइज कीजिए। ये सब की सब हमारे देश की यही इमेज दिखाती है कि भारत में भ्रष्टाचार है, गरीब रहते हैं, भूखे नंगे लोग हैं जिन्होंने गरीबी और भूख के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। अब या तो ये पिक्चर है भारत की गरीब साइड को दिखाती है, या फिर उस स्टीरियोटाइप साइड को जिसके लिए भारत ऑलरेडी दुनिया भर में बदनाम है। और यहाँ मैं साल 2018 जैसी अच्छी फिल्म्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी फिल्म्स की। और रही बात कि कोई ये कह दे कि भाई ऑस्कर तो होता ही है आर्ट सिनेमा के लिए,
तो आप लेटली ऑस्कर्स को देख और एनालाइज ही नहीं कर पा रहे। ऑस्कर नॉमिनेशन बहुत ही क्रूशियली रिलाई करती है मार्केटिंग पे, ये बात वेस्टर्न मीडिया भी एडमिट करती है। और अगर उसे ना भी कंसीडर करे तो जरा लॉजिकली सोचिए, हर साल केवल इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में 100 से ज्यादा पिक्चरें नॉमिनेशन के लिए भेजी जाती है। अब क्या जूरी मेंबर्स उनमें से हर एक को देख पाती होगी? वेल, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। साल 2022 में भारत के पास पहला मौका था आरआरआर के रूप में ना सिर्फ इंडियन परसेप्शन चेंज करने का, बल्कि हमारी बहादुरी की गाथाओं को ग्लोबली पहुंचाने का भी, वो भी एक ऐसे टाइम पे जब आरआरआर ऑलरेडी एक ग्लोबल सेंसेशन बन गई थी। लेकिन हमारी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सोचा होगा ऐसे कैसे, इसमें तो गरीबी और लाचारगी दिख ही नहीं रही है। तो उन्होंने वेस्ट में सबसे पॉपुलर फिल्म को भेजने के बजाय नॉमिनेशन के लिए भेज दिया शेलो शो को, एक और ऐसी फिल्म जो भारत को स्टीरियोटिपिकल लेंस से दिखाती है और साल 1988 में आई स्पेनिश फिल्म सिनेमा पैराडिसो से हेवीली इंस्पायर्ड भी है। कहने को तो कॉपीड ही है, पर डायरेक्टर ये कॉपी का एलिगेशन नहीं मानते तो इंस्पायर्ड शब्द ही यूज करते हैं। सिनेमा पूरी दुनिया का इजीएस्ट तरीका है किसी भी देश के लिए अपना परसेप्शन बदलने का। एनीमे की वजह से लोग जापान को और खूबसूरत मानने लगे हैं और वहां की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि वहां के लोग खुद ही कितने नाखुश हैं। मूवीज में शेखों को जैसे दिखाया जा रहा है, उसकी वजह से दुनिया के हर कोने में लोग शेख की ड्रेस पहने किसी भी व्यक्ति को बिलियनियर मान लेते हैं। हमारे परसेप्शन को इस कदर से बदला गया है। और फिर आता है हमारा देश, जो आज भी अपने परसेप्शन को नहीं बदलना चाहता। खैर, इसके लिए केवल फिल्म्स या अथॉरिटीज को ही क्या ही दोषी ठहराए। हमारे भारत के खुद के कुछ बड़े ऑपोजिशन के नेता बिना फैक्ट्स के चीफ ऑफ आर्मी और चाइना इंडिया रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं, वो भी पार्लियामेंट में, जिनका बाद में खंडन भले ही हो जाता है, पर ये पॉइंट्स पकड़ के इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में तो नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट तो हो ही जाती है। दो देशों के बीच नफरत उतनी बुरी नहीं होती जितनी दो देशों के लोगों के बीच नफरत होती है, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वजह से दो कम्युनिटीज की ग्लोबल कोएग्जिस्टेंस बिगड़ जाती है। पर ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या ये हालात कभी नहीं बदलेंगे? well, इसकी तस्वीर में एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद तो है। दुनिया भारत को एक सुपर पावर की तरह एक्सेप्ट करना चाहती है, लेकिन इसके लिए भारत को खुद भी अपने आप को ऐसे मार्केट करना होगा, उसे अपने इंफ्रा को, अपने स्टार्टअप्स को और अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने शोकेस करना होगा। एक पॉजिटिव साइड, एक उभरता चेहरा दुनिया को दिखाना होगा, वरना सालों साल कभी बदलाव नहीं आने वाला। मगर इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।